दोस्तों ये स्टोरी का 91 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। शिवाय दिव्यांश को देख रहा था और दिव्यांश शिवाय बोला, दिव्यांश जाना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वह लोग यहाँ आ गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वैसे एक बात बता, मीशो से भी नहीं आएगी गन। दिव्यांश ने भी शिवाय के कंधे से अपना कंधा मारकर कहा, जब तूने वह अमेजॉन वाला ऐड देखा था तब तू मेरे पास ही बैठा था। बाकी बहुत सारी साइट हैं, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट। अरे हाँ, हम ब्लिंकिट से मंगवा सकते हैं, 5 से 10 मिनट में आ जाएगी। इतना कहकर दोनों भाइयों ने अभिमान की ओर देखा तो अभिमान ने चिढ़ाते हुए हर्षवर्धन को देखकर कहा, आई सल्यूट यू बड़े पापा कि आप इन लोगों के साथ रहे हो। शिवाय बोला, ज्यादा बन मत, हमें सच में नहीं पता कि इस साइट से क्या क्या मंगाया जाता है और क्या क्या नहीं, वरना मैं तो एक मिसाइल मंगवा लेता और सीधा अन्ना को उड़ा ही देता। खैर छोड़ो, चलो चलना तो पड़ेगा। इतना कहकर उसने डैनी को देखा और बोला, चले। डैनी ने अपनी बाजू फोल्ड की और बोला, हाँ चलते हैं, बता कर आते हैं कि कौन है हम। और तभी हर्षवर्धन बोला, जोश में होश से काम लो ना, हमारा यहाँ बॉडीगार्ड है, कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जाए तो हम शेर बनकर और पीटते हुए वापस आए। शिवाय बोला, पिटकर वापस आएंगे तो यहाँ कौन सी हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इन लोगों को हमारी भाषा नहीं आती, घर जाकर हम बताएंगे नहीं कि हम पिटकर आए हैं। इतना कहकर उन्होंने शिवांगी को देखा और बोला, तुम बताओगी कि घर जाकर। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, नहीं तो क्या, वंदना मम्मी को बताऊंगी, आपकी छुईमुई को बताऊंगी, शिकंजी को भी बताऊंगी और तो और गिलहरी को भी बता दूंगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वह बोली, एक तितली ज्यादा उड़ मत, पता है तेरा बुलेट वाला मिल गया, इसका मतलब यह नहीं कि तू ज्यादा उड़ेगी, समझी। हर्षवर्धन बोला, मजाक का वक्त नहीं है, जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो ऐसे जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। शिवाय बोला, चाचू मैं, दिव्यांश और डैनी हम तीनों ही जाएंगे, बाकी आप सब यहीं रहोगे। और दूसरी बात, आप अपनी सोर्स का इस्तेमाल करो और अनिरुद्ध को लेकर यहाँ से निकलो। हम इसे कब से चलने के लिए कह रहे हैं लेकिन यह जा नहीं रहा। और तभी अनिरुद्ध बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चल जाए कि मिस्टर नायडू का कत्ल किसने किया है। और वैसे भी मैं उनका अनाथ आश्रम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं जाना ही नहीं चाहता। इतना कहकर उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी थोड़ा भावुक हुआ और बोला, अनिरुद्ध यहाँ तुम्हारा परिवार नहीं है, राजस्थान में तुम्हारा परिवार है। अनिरुद्ध बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं मान लेता हूँ आप सब मेरे परिवार हो, तब भी इंसानियत के नाते मुझे यहाँ रहना है। यह सुनते ही दिव्यांश और शिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। चटक की आवाज हुई तो हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों की अलग ही प्रॉब्लम है। दिव्यांश बोला, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम यहाँ बहस ही करते रहेंगे और 5 बजे वह अपने गुंडे लेकर वहां पहुंच जाएगा। चल। शिवाय बोला, हाँ हाँ चलते हैं। इतना कहकर उसने डैनी की बाजू पकड़ी और वहां से खींचता हुआ बोला, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलो, अकेला पिट कर नहीं आऊंगा, तुझे भी पिटवाऊंगा और फिर जाकर अपने समधन से कहूंगा कि अब इस टूटे फूटे को लेकर गोवा चली जाओ। डैनी ने आंखें छोटी की और शिवाय को देखकर बोला, तुझे लगता है मैं पिटूंगा, मतलब तुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं तू बूढ़ा कहाँ हुआ है, तुझे तो अमरता का वरदान प्राप्त है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी तो उन 2 कबूतरों के साथ तू भी तो था। डैनी गुस्से में बोला, मैंने यह नहीं कहा कि मैं अमर हूँ, मैंने कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ। शिवाय बोला, चुप कर, तुझसे कौन बहस करे, यहाँ कैसे ही लगे पड़े हैं, ऊपर से तू बहस कर रहा है। डैनी ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय बोला, चल चल, जल्दी चल। इतना कहकर वह उसे बाहर लेकर आ गया। पीछे पीछे अभिमान भी आया और बोला, पापा मैं भी चलूंगा। शिवाय ने पलटकर अभिमान को देखा और कहा, तू नहीं जाएगा, तू शिवांगी का, अनिरुद्ध का और अपने बड़े पापा का ध्यान रखेगा। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, मतलब मैं भी जाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो माँ तो मुझे जान से मार देंगी ना। शिवाय ने अपना सिर खुजलाया और बोला, हाँ यह तो है, सास बहू एक साथ विधवा हो जाएंगी। ठीक है तू भी चल। इतना कहकर उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया। इतने में हर्षवर्धन बोला, मैं भी जाऊंगा। दिव्यांश ने पलट कर हर्षवर्धन को देखा और बोला, तो फिर एक काम करते हैं, आप ही चले जाओ, मैं और शिवाय नहीं जाते। हमारा नाम ले लेना, अन्ना आपको पहचान लेगा। शिवाय ने 90 डिग्री में मुंडी घुमाकर दिव्यांश को देखा
और बोला भाई चाचू को कुछ हो गया ना, चाची रो रो के सैलाब ले आएंगी और हमारा राजस्थान में जितना भी मरुस्थल है ना वह सारा हरियाली में बदल जाएगा। हर्षवर्धन बोला बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना मैं भी चलूंगा, एक से दो भले। सिवाय बोला एक से भले दो नहीं, एक से भले हम पांच हो गए। और तभी अनिरुद्ध ने कहा मैं भी चलूंगा। यह सुनकर पांचों ने पलट कर अनिरुद्ध को देखा और एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़ लिए और बोला मुझे भी याद नहीं है, अगर मैं मान लूं कि आप लोग अजनबी हो तब भी आप मेरे लिए इतना रिस्क उठा रहे हैं और मैं यहाँ कायर की तरह बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सिवाय बोला भाई गाड़ी में जगह भी तो होनी चाहिए। दिव्यांश ने गुस्से में सिवाय के सीने पर एक पंच मारा और अनिरुद्ध को देखकर बोला देखो हम तुम्हें बचाने के लिए ही इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो रिस्क दुगना हो जाएगा। तुम हमारा असली रूप देख लोगे, हम दिखने में भोले लगते हैं लेकिन जब मारने पर आते हैं ना तो पता नहीं कितनों को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम शिवांगी के पास रहो, समझे। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और बोला नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगा। शिवांगी भी बोली तो फिर मैं रहकर यहाँ क्या करूंगी, आप में से किसी को कुछ हो गया, खासकर मेरे अनिरुद्ध को, तो मैं तो मर जाऊंगी। डैनी ने कहा अनिरुद्ध तुम और शिवांगी यहीं रहोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। अनिरुद्ध ने फिर से ना में गर्दन हिलाई और बोला मैं भी जाऊंगा, आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो ठीक, वरना मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा। सिवाय बोला बाइक से तो आना ही पड़ेगा, एक गाड़ी में 5 जने ही तो बैठ सकते हैं, 7 थोड़ी बैठ सकते। डैनी ने गुस्से में सिवाय को देखा और बोला तेरी आदत सुधरेगी नहीं, वैसे ही रहेगा तू, अब बूढ़ा हो गया है तो कुछ तो सोच के बोल दिया कर, हर टाइम पंच मारता रहता है। तब दिव्यांश ने टाइम देखा और बोला ठीक है फिर सब चलो, जो होगा देखा जाएगा। सिवाय ने कहा अनिरुद्ध शिवांगी तुम गाड़ी में बैठो और दिव्यांश बाइक पर आ जाएंगे। अनिरुद्ध ने कहा नहीं आप गाड़ी से जाइए, आराम से चले जाइए, मैं और शिवांगी बाइक से आ जाएंगे। सिवाय बोला नहीं भाई, तू हमारे घर का जमाई है और हम अपने घर के जमाई को बाइक से कैसे भेज सकते हैं, तू आ जा गाड़ी में बैठ। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा, शिवांगी बोली जाना पड़ेगा वरना पापा मानेंगे नहीं। शिवांगी और अनिरुद्ध गाड़ी में बैठ गए। अभिमान बोला पापा बाइक से मैं आ जाऊंगा। सिवाय बोला नहीं मैं और दिव्यांशी जाएंगे, तुम भी गाड़ी में बैठो। बाकी सब गाड़ी में बैठ गए। सिवाय और दिव्यांश दोनों ही बाइक से आने लगे। सिवाय बोला दिव्यांश बाइक स्टार्ट कर। दिव्यांश बोला बाइक से आने का डिसीजन तेरा था इसलिए बाइक तू स्टार्ट करेगा। सिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, इतने में गाड़ी स्टार्ट होकर चली गई। अब सिवाय से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। सिवाय ने बाइक को देखकर कहा अभी यह कौन से जमाने की है, यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। दिव्यांश भी उसे देखकर बोला बहुत पुरानी लगती है, लगता है मिस्टर नायडू की है। और तभी वहां खड़े एक वॉचमैन ने कहा जी हाँ यह मिस्टर नायडू की है। सिवाय बोला मिस्टर नायडू की बाइक यह चलेगी भी या नहीं, मिस्टर नायडू तो चले गए इसका पता नहीं। वॉचमैन ने कहा सर पिछले साल तो चलाई थी तो चल गई थी। यह सुनकर दोनों भाइयों ने वॉचमैन की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को देखकर बोले यार यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद शिवाय ने एक जोर से किक मारी और बाइक स्टार्ट हो गई और वह जल्दी से बैठ गया। दिव्यांश भी जल्दी से उसके पीछे बैठ गया और बोला इस उम्र में भी यह सब करना पड़ रहा है। शिवाय ने बाइक स्टार्ट कर दी और उसे अनाथ आश्रम से बाहर ले जाता हुआ वॉचमैन के पास आ गया। फिर बोला काली पहाड़ी कहाँ है। वॉचमैन ने कहा यहीं से सीधा जाएंगे, 10 किलोमीटर बाद आ जाएगी। शिवाय बोला ठीक है। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा यार हमें तो रास्ता पता नहीं काली पहाड़ी का, उन्हें कैसे पता होगा। और तभी वह गाड़ी आगे जाकर रुक गई। दिव्यांश बोला पता है उन्हें भी नहीं है, वह भी हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, चल चल। इतना कहकर वह बाइक लेकर वहां से चले गए। बाइक आगे थी और गाड़ी उसके पीछे पीछे, और यकीन मानिए यह सीन बहुत फनी था। आखिरकार वह सब काली पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बाइक और गाड़ी रोकी। शिवाय ने बाइक से उतरकर देखा तो वहां 4 स्कॉर्पियो खड़ी थी। उन स्कॉर्पियो को देखकर शिवाय के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने दिव्यांश को देखकर कहा वह पूरी तैयारी से आया है, फाइट करना आसान नहीं होगा। दिव्यांश बोला वही तो, फाइट तो मैं भी कर लूं, लेकिन यार उनके हाथ में वह तो तलवार सी होती है ना, वह जो आगे से मुड़ी होती है जिससे नारियल काटते हैं, उसे देखकर मुझे तो थोड़ा डर लगता है। सिवाय बोला सही कहा दिव्यांश, पता नहीं आज क्या होगा। इतना कहकर उसने गाड़ी की तरफ देखा तो वह सब भी बाहर आ चुके थे। सिवाय बोला अब आप यह
सब यहीं रहिए, मैं और दिव्यांश देख कर आते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, तू चुप रहे, तुम्हारा देखना मुझे पता है कैसा होता है। इतना कहकर हर्षवर्धन आगे आगे चलने लगा और तभी शिवाय ने दिव्यांश को देखकर बोला, इस बूढ़े को चैन नहीं है, या खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। और तभी हर्षवर्धन आगे चलता हुआ बोला, तुमसे तो जवान ही दिखता हूँ, यकीन नहीं आता तो अपने जमाई से पूछ लो। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अभी तो घर का जमाई नहीं हुआ, अभी से इसकी साइड लेने लगा। इतना कहकर वह सब धीरे धीरे एक एक करके काली पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। वहां करीब 20-25 आदमी थे जिनके हाथ में सच में वह तलवार थी। दिव्यांश और शिवा को थोड़ी बहुत घबराहट थी तो उसी वाली तलवार से ही होती थी जिसे दराती भी कहते हैं, वरना तो वह अन्ना का चौकन्ना बना देते। अन्ना ने दिव्यांश को देखकर कहा, अच्छा तो तुम दोनों भाई अपनी फैमिली को लेकर आए हो, चलो मान लेता हूँ यह सब तो लड़ लेंगे, लेकिन यह लड़की यह भी लड़ लेगी। शिवांगी थोड़ा सा अनिरुद्ध के पीछे हो गई। तभी शिवाय बोला, वह लड़ेगी नहीं, वह फाइट देखने आई है, अब हम सब लड़ेंगे तो कोई तो हो लड़ाई देखने वाला। अन्ना ने हंसकर कहा, लड़ाई नहीं होगी, तुम लोगों को मैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। तभी डैनी बोला, अबे चल, काट डालूंगा, काट डालूंगा, काट डालूंगा, तेरे पास तो हथियार है तो तू काट ही डालेगा, हम तो निहत्थे आए हैं, अगर हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखा। शिवाय सही कह रहा हूं ना? शिवाय भी डैनी की बातों को दोहराते हुए बोला, और क्या, मेरा समधी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखाओ, ऐसे तो हमें भी हथियार दे दो, हम भी काट डालेंगे, काट डालेंगे, काट डालेंगे। अन्ना कुछ देर तक शिवाय और दिव्यांश को देखता रहा, फिर वह एकदम से बोला, सब हथियार फेंक दो। उसने यह बात बोली, सबने अपने हथियार फेंक दिए। दिव्यांश और शिवाय के साथ साथ सबको राहत मिली। दिव्यांश बोला, देखो अब तुम हथियार फेंक दो, मेरी बात सुनो, गांधी का नाम सुना है? अन्ना ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, भगत सिंह का नाम सुना है। दिव्यांश बोला, मतलब तूने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ रखी है? इस बार शिवाय थोड़ा सीरियस होकर बोला, देख अन्ना, हम झगड़ा करने नहीं आए, लेकिन मिस्टर नायडू की जमीन पर कब्जा भी नहीं होने देंगे। वह जमीन अनाथ आश्रम वालों की है, सोच उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर वह अनाथ आश्रम की जमीन तुम हड़प लोगे तो। वैसे भी जमीन की कमी थोड़ी ही है, तुम्हें जो बनाना है यहीं काली पहाड़ी के ऊपर बना लो। अन्ना बोला, ए सिवाय रघुवंशी, अन्ना के साथ ज्यादा संपत्ति नहीं, काट डालूंगा, काट डालूंगा। डैनी ने सिवाय के कान में धीरे से कहा, काट डालूंगा, काट डालूंगा, इसके अलावा कोई और शब्द नहीं बोलता। सिवाय बोला, भाई मैं पक गया इसके, काट डालूंगा, काट डालूंगा, सुन सुन के कोई भी डायलॉग मारता है उसके पीछे यही लगा देता है जैसे यह पूर्ण विराम हो। और तभी अन्ना बोला, क्या हुआ, डर गए? फिर उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, मारो। और तभी एक आदमी बोला, अगर इन सबको मार दिया तो इस लड़की का क्या करना है? अन्ना बोला, यह लड़की तो मेरे साथ। उसने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध और अभिमान एक साथ चिल्लाए, ओए, अगर इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंख नहीं रहेगी। अन्ना बोला, सही कहा, आंख तुम्हारी नहीं रहेगी, मारो सालों को। बस फिर क्या था, अन्ना के आदमी उन सब पर टूट पड़े और वह लोग भी उनको मार रहे थे। तभी शिवाय ने एक आदमी को उठाकर पटक दिया और शिवांगी को देखकर बोला, शिवांगी एक तरफ खड़ी हो जाओ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। शिवाय, दिव्यांश और बाकी सब अन्ना के आदमियों को मार रहे थे और अन्ना एक तरफ खड़ा होकर हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 4-5 आदमी उसके 20-25 आदमियों पर भारी पड़ गए हैं। सिवाय तो एक साथ दो दो को पटक रहा था, यहाँ तक कि हर्षवर्धन जिसकी उम्र हो गई थी वह भी उठा उठा कर पटक रहा था। अभिमान और अनिरुद्ध के तो क्या कहने थे, वह तो जिसे मारते वह दोबारा नहीं उठता। आखिर में वह दोनों जवान थे और नया खून था, इसलिए उनके मारे हुए तो दोबारा भी उठ नहीं पाते थे। जब अन्ना को लगा कि उसके लोग हार रहे हैं तो वह चिल्लाकर बोला, उठाओ अपने हथियार और काट डालो। सुनते ही वह सारे आदमी एक एक करके अपने पड़े हुए हथियार के पास आ गए और सब ने ही हथियार उठा लिए। अन्ना ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया खेल, इनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, सबको मार दो और यही पहाड़ी के नीचे फेंक दो। तभी एक आदमी बोला, अन्ना केस तो नहीं बनेगा? अन्ना ने कहा, केस क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, पुलिस कुछ कहेगी तो मैं देख लूंगा, लेकिन इन सबको काट दो। वह सारे आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे तो सिवाय भी जोरों से चिल्लाया, भागो। बस फिर क्या था, सिवाय ने पलटकर अपने पीछे देखा तो हैरान हो गया, सब भाग चुके थे। सिवाय
हैरानी से अपनी फैमिली को भागते हुए देख रहा था। इतने में दिव्यांश ने उसे पलट कर देखा तो शिवाय हैरानी से उन्हें ही देख रहा था। दिव्यांश भागता हुआ शिवाय के पास गया, उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ बोला, तूने ही तो कहा था भागो। शिवाय भी भागता हुआ बोला, मेरे कहने से पहले ही तुम सब भाग गए थे। दिव्यांश बोला, शिवाय भागो, और फिर सब गाड़ियों में बैठ गए। वहीं अनिरुद्ध ड्राइविंग सीट पर था और बाकी सब गाड़ी में। अनिरुद्ध ने गियर चेंज किया और गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। वह गाड़ी लहरा लहरा कर चला रहा था और तभी उसके बराबर में बैठा हुआ अभिमान बोला, तू गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? अनिरुद्ध बोला, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। यह सुनकर सब हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर सबको देखा और बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो घबराहट के मारे बैठ गया था, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी। सबने अपने माथे पर हथेली मार ली। वहीं दूसरी तरफ शिवाय बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मिस्टर नायडू की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे, अबे तू आज सच में हमें कटवा देगा, इतना कहकर उसने बाइक में 2-4 बार किक मारी। लेकिन भाई जो तो गाड़ी उनसे बैर करके बैठी थी। शिवाय बोला, मिस्टर नायडू ने पता नहीं कौन से जमाने की बाइक रखी हुई है, अब यह स्टार्ट नहीं होगी। दिव्यांश ने 2-3 बार बाइक पर किक मारी और फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई। दिव्यांश जल्दी से बैठा और शिवाय उसके पीछे, और दिव्यांश ने बाइक चला दी। उसने बिल्कुल एंड वक्त पर बाइक चलाई थी, वरना अन्ना के लोग उन्हें वहीं काट देते। दिव्यांश बाइक की स्पीड बढ़ाकर गाड़ी के पास तक ले आया, लेकिन गाड़ी तो सांप की तरह लहरा लहरा कर चल रही थी। और तभी दिव्यांश जोर से बोला, ओ शिवाय, एक गाड़ी कौन चला रहा है? शिवाय बोला, मैं चला रहा हूँ। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, यहाँ भी कमेंट पास करेगा, देख नहीं रहा हम किस स्थिति में? शिवाय तो पीछे पलट कर ही देख रहा था, जहाँ अन्ना के 4-5 गाड़ियां उन्हें फॉलो कर रही थी। यह सुनकर तो दिव्यांश की हालत भी खराब हो गई। उसने भी हल्का सा पलट कर देखा और फिर सामने देखकर बोला, आज तो बेटा मर ही जाएंगे, तू देख लियो, आज हमें कोई नहीं बचा सकता। एक तो यह समझ नहीं आ रहा है, यह गाड़ी कौन चला रहा है? दिव्यांश इस तरफ से निकलने की कोशिश करता तो गाड़ी उस तरफ चली जाती। दिव्यांश दूसरी तरफ से गाड़ी से बाइक निकालने की कोशिश करता तो वह गाड़ी फिर से लहराकर उस तरफ आ जाती। दिव्यांश इरिटेट हो रहा था। वह बोला, सिवाय एक तो मैंने ना जाने कितने सालों बाद बाइक चलाई, ऊपर से यह पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा गाड़ी चला रहा है, इसे गाड़ी चलाने नहीं आ रही। और तभी पीछे से अन्ना, जो कि जीप में था, वह चिल्लाते हुए बोला, मारो सालों को, काटो सालों को। सिवाय बोला, भाई या इतनी बार मारो काटो बोल चुका है ना कि सच में हमें मार काट देगा, भगा जल्दी भगा। दिव्यांश बोला, भगा तो रहा हूँ। फाइनली बाइक और गाड़ी दोनों ही लहराते हुए अनाथ आश्रम तक पहुंच गई। लेकिन सिवाय को डर था कि कहीं अन्ना अनाथ आश्रम तक बिना पहुंच जाए। गाड़ी जैसे तैसे अनाथ आश्रम के अंदर घुस गई और पीछे पीछे बाइक भी। लेकिन जब अन्ना की गाड़ी अनाथ आश्रम के अंदर घुसने को हुई तो उससे पहले ही उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी में से रेड्डी निकला। रेड्डी को देखकर अन्ना गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हट जा रेड्डी, आज तो मैं सबको काट डालूंगा। रेड्डी ने गुस्से में कहा, रात हो गई है, जैसे आए हो वैसे चले जाओ, सिवाय रघुवंशी को मैं देख लूंगा। अन्ना वापस तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन रेड्डी की बात टाल भी नहीं सकता था। वह गुस्से में बोला, रेड्डी 24 घंटे हैं दिए, अगर 24 घंटे के अंदर तूने इसे संभाल लिया तो ठीक, वरना सबको काट डालूंगा। इतना कहकर उसने ड्राइवर की कमर पर हाथ मारा और बोला, चल गाड़ी घुमा ले। वह सब वहां से चले गए। उन सब के जाते ही रेड्डी ने अपने पीछे खड़े एक आदमी को देखकर कहा, अन्ना को संभाल कर रखो, यह जानता नहीं है इससे टकराने की कोशिश कर रहा है। पीछे खड़े हुए आदमी ने कहा, रेड्डी आपका ही साला है, आप ही समझाइए। रेड्डी ने कहा, साला है इसलिए इसकी हरकतें बर्दाश्त करता हूँ, वरना अब तक तो मैं ही इसे मार देता, पर क्या करूँ, इसके भयानक रूप की वजह से मेरे आधे काम बिना लड़े ही हो जाते हैं। खैर छोड़ो, गाड़ी में चलना है, यहाँ से बाद में देखेंगे इन रघुवंशी को। वह अनिरुद्ध गाड़ी से बाहर आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब तक शिवाय और दिव्यांश भी बाइक से उतर गए। कुछ देर तक सब ऐसे ही हंसते रहे और अगले ही पल सारे के सारे ठहाका मारकर हंसने लगे। अनिरुद्ध का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, उसने तो पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ किया था। वह शिवाय और दिव्यांश तो हंस हंस कर पागल ही हो गए थे। दोनों ही बाइक के पास बैठ गए। दोनों के हाथ पैर पर हल्की हल्की चोट लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त वह उस पल को एंजॉय कर रहे थे। और यह बात तो ठीक है
कि रघुवंशी ब्रदर्स में कि वह अपने एक हर मोमेंट को एंजॉय करते थे, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। वहीं हर्षवर्धन और डैनी दोनों ही सबको देखकर हंस रहे थे। हर्षवर्धन बोला, बस करो, कितना हंसोगे, मेरा पेट दुख गया। अभिमान और शिवांगी वह दोनों भी हंस रहे थे, लेकिन दोनों की नज़र अनिरुद्ध पर थी, खासकर शिवांगी की। शिवांगी ने पहली बार अनिरुद्ध को इतना हंसते हुए देखा था, वरना तो हमेशा उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आता था। इस वक्त अनिरुद्ध ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। शिवांगी हंसते हुए अनिरुद्ध के पास आई और उसके गले लग गई और अनिरुद्ध ने भी अपनी पकड़ शिवांगी पर कस दी। थोड़ी देर तक वहां ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल बना रहा और तभी एक बच्चा आकर बोला, अनिरुद्ध भैया। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लपेट लिया और फिर उस बच्चे को देखकर बोला, क्या हुआ। उस बच्चे ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बोला, भूख लगी है। यह सुनकर जो हंस रहे थे एकदम से शांत हो गए। अनिरुद्ध बोला, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया। उस बच्चे ने नाम में गर्दन हिलाई और धीरे धीरे अनाथ आश्रम के बहुत सारे बच्चे आकर बाहर खड़े हो गए। यह सब देखकर अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगा। वह चिल्लाते हुए बोला, काका काका। और इतने में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बोला, हाँ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने कहा, काका आज खाना नहीं बना। काका बोले, राशन ही नहीं है। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वह बोला, कल तो था राशन। काका ने कहा, जब आप लोग चले गए तो रेड्डी के आदमी आए थे, उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, बस रसोई में से सारा राशन लेकर चले गए। अनिरुद्ध हैरानी से काका को देख रहा था और तभी शिवाय बोला, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, हमारे होते हुए टेंशन। चलो बच्चों, रसोई का तो बहुत खाना खा लिया, आज मैं तुम्हें ऑनलाइन खाना मंगाकर खिलाता हूँ। पिज्जा खाओगे। सब बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, अब यह मत कहना कि पिज्जा भी ऑनलाइन नहीं मिलता। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, मिलता है, मैं सबके लिए मंगा देता हूँ। अभिमान ने अपना फोन निकाला और ऑर्डर करने लगा। वहीं शिवाय और दिव्यांश एक दूसरे को देख रहे थे। वह जितने हल्के में रेड्डी अन्ना को ले रहे थे, वह इतने हल्के में लेने वाले आदमी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में रजावत हाउस, वेदांत ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। आज वह खुश था क्योंकि वह जानता था कि वामिका उसके लिए कुछ स्पेशल तो जरूर करेगी। वेदांत गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर गया। उसने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त वहां कोई नहीं था। वेदांत ने डाइनिंग टेबल पर देखा तो खाना भी नहीं लगा हुआ था। वेदांत को इस वक्त भूख बहुत लगी हुई थी। उसने खुद से कहा, आज तो वामिका के हाथों का खाना खाऊंगा। वैसे तो रोज ही उसके हाथों का खाना खाता हूँ, लेकिन आज तो बहुत स्पेशल अरेंजमेंट करेगी। इतना सोचकर वेदांत खुश होकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में दरवाजा खोला तो अंधेरा था। अब तो वेदांत और ज्यादा खुश हो गया। वह बोला, वामिका मैं आ गया। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करोगी। लाइट ऑन कर दूं? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। वेदांत ने देखा तो बालकनी से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वेदांत थोड़ा और खुश हो गया। उसने एक बार फिर वार्निंग देते हुए कहा, वामिका लाइट ऑन कर रहा हूँ। वामिका मैं सच में लाइट ऑन कर रहा हूँ। तुम्हारा जो भी सरप्राइज है आई विश कंप्लीट हो गया होगा। इतना कहकर उसने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन सामने का नजारा देखकर वेदांत की आंखें हैरानी से फैल गई। वामिका बेड पर सो रही थी और उसने कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया था। और यह देखकर वेदांत, जो कि बहुत खुश था, उसकी सारी खुशी किसी गुब्बारे की हवा की तरह फुस हो गई। वह वामिका को ही देख रहा था। उसे इस वक्त वामिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि वामिका के साथ क्या ही कर दे। उसने एक हाथ वामिका के गले की तरफ बढ़ाया, जैसे अभी दबा देगा, लेकिन अगले ही पल दांत पीसते हुए खुद से कहा, यह ना मुझे पागल कर देगी। 2 साल से इसने मुझे पागल कर रखा है, फिर भी इसे चैन नहीं पड़ा। इसने मुझे और पागल कर दिया। वेदांत गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर वह खुद से बोला, मुझे भूख लग रही है और यह है कि आराम से सो रहे हैं। वेदांत, अगर तुम सॉरी भाई को सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करूंगी। यह स्पेशल अरेंजमेंट किया है इसने मेरे लिए। वेदांत अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता हुआ आखिर वामिका के पास आया और उसके बाजू पर पकड़कर हिलाते हुए बोला, वामिका वामिका उठो। वामिका ने अलसाई सी आंखें खोलकर वेदांत को देखा और मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग वेदांत। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, रात है, गुड मॉर्निंग नहीं। वामिका, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे ऊपर तरस नहीं आता। वामिका ने नींद में ही अपने सिर को खुजलाया, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो।
कि वेदांत क्या कहना चाहता है। वेदांत बोला, ज्यादा इनोसेंट मत बनो, क्या कहा था तुमने मुझे ऑफिस में, याद है कि भूल गई। वामिका उठकर बैठ गई और वेदांत को देखने लगी। इस वक्त वामिका नींद में थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वह फिर से लेट गई और एक बार फिर उसकी आंख लग गई। वेदांत गुस्से में वामिका को देख रहा था। वामिका, क्या हुआ है, कुछ सोच कर आया था वह, और वामिका ने तो उसके सारे एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया। वेदांत गुस्से में बालकनी में चला गया और जेब में हाथ डालकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा, और तभी उसने अपने कमर पर दो हाथ महसूस किए। वेदांत ने हल्के गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वामिका ने नींद में ही कहा, सॉरी, मैं पर क्या करती, जब मैं घर आई तो मम्मी की कुछ सहेलियां आई हुई थी। आज स्टाफ भी कम था तो मुझे खाना बनाना पड़ा। 10-12 आंटियों का खाना बनाकर मैं थक गई। फिर 3:30 बजे कमरे में आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो लूं। तुम जब तक आओगे मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर दूंगी। लेकिन मैं तो ऐसे ही सोई थी, अभी आंख खुली। वेदांत बोला, बस रहने दो सफाई। या वामिका बोली, सफाई नहीं दे रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे भी बुरा लग रहा है। वेदांत ने कहा, जाकर सो जाओ। वामिका बोली, तुम गुस्सा थूक दो, सो जाऊंगी। वेदांत बोला, वामिका यार, तुम हद करती हो। वामिका ने वेदांत को पलटकर अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके सीने से लगती हुई बोली, हाँ, हद करती हूँ, अगली बार नहीं करूंगी। वामिका की बात सुनकर वेदांत ने कहा, मैं सच में बहुत एक्साइटेड था। वामिका बोली, जानती हूँ, पर क्या करती, बहू का फर्ज भी तो निभाना था। अब मैं क्या मम्मी से यह कहती कि मैं नहीं बना रही आपकी सहेलियों के लिए खाना, मैं तो वेदांत के लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ, बताओ, यह कहती हुई अच्छी लगती। वेदांत के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने अपनी पकड़ वामिका पर कसते हुए कहा, बातें बनाने लगी हो। वामिका बोली, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत सारी बातें बनानी है। बहुत शांत रह ली, बहुत खुद को शांत रख लिया। अब खुलकर जीना है, खुलकर बहस करनी है, खुलकर तुम्हारे साथ झगड़ा करना है, जो भी करना है खुलकर करना है। वेदांत ने भी अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं तो कब से चाहता हूं कि तुम खुलकर जियो, खुलकर मुस्कुराओ, जितना झगड़ा करना है कर लो, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। बहुत मुश्किल से हमारे बीच दूरियां खत्म हुई हैं, अब तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वामिका ने आंखें खोल कर वेदांत को देखा और बोली, सच में आप मुझे वन साइड लव करते थे। वेदांत के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने उसके हाथों को चूम कर कहा, हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की, बस दूर से ही देखकर खुश हो जाता था। मुझे यह नहीं पता था कि तुम किसी के साथ हो, मतलब कार्तिक से प्यार करती हो, और जब पता चला उसी दिन मैंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी यादों से बाहर ही नहीं आ पाया, मुझे तुम ही दिखाई देती थी। इतना कहकर उसने वामिका पर अपनी पकड़ कस दी। वामिका फिर से वेदांत के सीने से लगते हुए बोली, भूख लग रही है, दोपहर का लंच भी नहीं किया, या सोचकर कि पता नहीं तुम मेरे लिए कौन सी स्पेशल डिश बनाओगी, यहाँ आकर पता चला तो तुम तो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह थोड़ा सा दूर हुई और बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और वामिका वहां से चली गई। वामिका सीधा अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होती हुई किचन की ओर जाने लगी तो उसने सिद्धि को देखा जो किचन से निकल रही थी। वामिका की नजर सिद्धि पर पड़ी और सिद्धि बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वामिका को बहुत बुरा लगा। वह सिद्धि के दिल की हालत समझ सकती थी। अपने रिश्ते को समझाते समझाते वामिका तो भूल ही गई कि सिद्धि का रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच चुका है। फिर वामिका ने खुद को समझाया और वेदांत के लिए खाना गर्म किया और फिर खाना लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, 2 प्लेट तुमने भी नहीं खाया। वामिका ने ना में गर्दन हिलाई और एक प्लेट टेबल पर रख दी। वेदांत बोला, तुम क्या खड़ी होकर खाओगी? वामिका बोली, मैं यह खाना सिद्धि को देकर आती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि उसने कुछ नहीं खाया। हमें अब सार्थक और सिद्धि के रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। वामिका जैसे ही जाने को हुई वैसे ही वेदांत बोला, करना क्या है, डिवोर्स सल्यूशन है। यह सुनकर वामिका रुक गई। उसने पलटकर गुस्से में वेदांत को देखा। वेदांत बोला, आकर बात करते हैं। वामिका बोली, क्या बात करेंगे, डिवोर्स नहीं होगा। ऐसे तो मुझे आपको डिवोर्स दे देना चाहिए था, बात तो आप भी मुझसे ठीक से नहीं करते थे। वेदांत ने अपने कान पकड़कर कहा, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, खराब मत करो। वामिका ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। फिर बोली, डिवोर्स नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए, आकर बताती हूँ। इतना कहकर वामिका वहां से चली गई। वह सीधा सिद्धि के कमरे में गई। उसने देखा तो सिद्धि बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और बोली, सार्थक नहीं आया? सिद्धि ने बिना पलटे कहा, आते ही कब हैं? प्रिया के पास बैठे होंगे उसके साथ, या फिर क्लब में उसके साथ डांस कर रहे होंगे, या फिर पार्टियां कर रहे होंगे। वामिका सिद्धि को समझाना चाहती थी, लेकिन वह इतना भी समझ गई थी कि सिद्धि को समझाना नामुमकिन है, क्योंकि सिद्धि ने पहली बार वामिका के सामने ऐसा कोई डिसीजन लिया था और अब वह अपने डिसीजन पर कायम थी। वामिका बोली, अच्छा आ जाओ, खाना खा लो। सिद्धि ने पलटकर वामिका को देखा और बोली, मुझे नहीं खाना। वामिका ने कहा, खाने से किस बात की लड़ाई, चलो आ जाओ, खाना खा लो। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई। वामिका ने कहा, सिद्धि प्लीज, अपनी भाभी की बात नहीं मानोगी? सिद्धि कमरे में आ गई। वामिका ने सिद्धि की बाजू पकड़ी और उसे अपने पास बिठाया और फिर अपने हाथ से एक टुकड़ा खिलाते हुए बोली, पहले खाना खा लो, फिर बताना क्या प्रॉब्लम है। ऐसे करके वामिका ने सिद्धि को खाना खिला दिया। वामिका बोली, अब बताओ तुम्हारे और सार्थक के बीच में क्या हुआ है? सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, मेरे और सार्थक के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वह आज भी प्रिया से प्यार करते हैं। प्रिया को उन्होंने अपने पीछे हमारे हनीमून ट्रिप पर ही बुला लिया था। बहुत हुआ भाभी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस सोने के पिंजरे में नहीं रहना। कहते कहते सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वामिका ने सिद्धि का सिर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाती हुई बोली, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ सार्थक से, लेकिन तुम खुद को शांत तो करो। देखो, अगर घर में किसी को पता चलेगा कि तुम और सार्थक दोनों ही हनीमून ट्रिप से झगड़ कर आए हो तो मुसीबत हो जाएगी। देखो सिद्धि, कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लेना चाहिए। मैं बात करती हूँ वेदांत से, कोई ना कोई सलूशन निकल जाएगा, तुम बस खुद को शांत कर लो। सिद्धि रोते रोते बोली, कैसे शांत करूं? पिछले 2 साल से मैंने सार्थक की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। जब देखो चश्मिश चश्मिश करते रहते हैं, मुझसे तो ठीक से बात भी नहीं करते, और वह प्रिया उसके आगे पीछे घूमते हैं। मुझसे नहीं होता, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। प्लीज मुझे इस घर में नहीं रहना, भाभी मुझे जाना है यहाँ से प्लीज। कहते कहते सिद्धि और रोने लगी। वामिका ने जैसे तैसे सिद्धि को संभाला और बोली, अच्छा तुम सो जाओ, मैं करती हूँ कुछ वेदांत से बात, कोई ना कोई सल्यूशन निकल जाएगा। इतना कहकर वह उसे बेड के पास लेकर आई और उसने सिद्धि को आराम से बेड पर लिटा दिया। फिर ब्लैंकेट से उसे कवर करते हुए बोली, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा ना। घर के बड़ों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम अभी शांत हो जाओ, आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, वेदांत है ना तुम्हारे साथ। सिद्धि ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। वामिका ने सिद्धि की आंखों में आए हुए आंसू पर हाथ रख लिया और कुछ देर तक उसके बालों को सहलाती रही। धीरे धीरे सिद्धि की आंख लग गई। जब वामिका को यकीन हो गया सिद्धि सो गई है तो वामिका धीरे से उठी। उसने खाने की प्लेट उठाई और लाइट ऑफ करके सीधा अपने कमरे में आ गई। जब वह कमरे में आई तो वेदांत बैठा हुआ, उसने भी खाना नहीं खाया। वेदांत ने टाइम देखकर कहा, पूरे 20 मिनट में आई हो। वामिका आकर वेदांत के पास बैठ गई और फिर प्लेट में से खाना लेकर एक टुकड़ा वेदांत की तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी बहन को खिलाकर आई हूँ और अब तुम्हें खिलाना पड़ेगा। वेदांत बोला, हुआ क्या है? वामिका ने कहा, प्रिया उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और सार्थक यह बात समझ नहीं रहा। वेदांत ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वामिका प्लेट रखने चली गई, लेकिन जब वह किचन से बाहर आ रही थी तभी उसने देखा कि सार्थक ड्रिंक करके घर आ रहा है और उसे प्रिया संभालते हुए ला रही है। यह नजारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे भी समझते देर नहीं लगी कि नाश की जड़ प्रिया ही है। वामिका गुस्से में सार्थक और प्रिया को देख रही थी। वहीं एक कदम प्रिया की तरफ बढ़ी और उसने प्रिया का हाथ सार्थक की बाजू से हटाते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सार्थक के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती कि सार्थक शादीशुदा है? तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी? प्रिया भी मासूम बनती हुई बोली, कैसी बातें करती हैं आप? सार्थक ड्रिंक कर रहा था, मैं बस उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ लेकर आ गई। कमाल है, एक तो मैंने मदद के ऊपर से आप गलत ही समझ रही हैं। सार्थक अभी नशे की हालत में खड़ा हुआ था। वामिका ने गुस्से में सार्थक को देखा और उसका हाथ पकड़कर सोफे के पास लेकर आई और उसे लगभग सोफे पर बिठाते हुए बोली,
सार्थक, तुमने शर्म बेच खाई है, तुम कब सुधरोगे? सार्थक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। वहीं वामिका ने प्रिया को देखकर कहा, चाय पीकर जाओगी या डिनर करके जाओगी या फिर ऐसे ही चली जाओगी? प्रिया मासूम बनती हुई बोली, अरे आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सार्थक मेरा दोस्त है। और तभी एक कड़कती सी आवाज आई, दोस्त नहीं है तुम्हारा, तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। वामिका और प्रिया ने देखा तो वेदांत सीढ़ियों से नीचे आकर खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे नीचे आया और गुस्से में प्रिया को देखने लगा। वह गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वामिका ने वेदांत के मुंह पर हाथ रखकर कहा, धीरे बोलो, मम्मी पापा की आंख खुल गई तो? फिर उसने प्रिया को देखकर दांत पीसते हुए कहा, जाओगी कि नहीं जाओगी? प्रिया बोली, जा रही हूँ, लेकिन पापा से कहूंगी कि रजावत हाउस से मुझे बेइज्जत करके आई हूँ। प्रिया ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ गार्डन में लेकर आया और उसे लगभग धकेलता हुआ बोला, जाकर बोल दो अपने बाप को जो बोलना है। तुम्हारे बाप ने हमारी इज्जत उछालने में कमी नहीं की थी, जो अब तुम भी यहाँ आकर डायलॉग मार रही हो। जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। और एक बात याद रखना, आज के बाद मैंने सार्थक के आसपास भी देख लिया ना तो जान से मार दूंगा। और मैं वेदांत, मैं सच में मार दूंगा, समझी? जब तुम निशांत के लिए मंडप छोड़कर भाग गई थी और अब जाकर आई हो, सार्थक के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, तब तुम वापस आ गई। अब तो प्रिया को भी गुस्सा आ गया। वह भी खड़े होकर बोली, वह चश्मिश सार्थक के लायक भी नहीं है। तुम खामखा सार्थक को उसके साथ जिंदगी बिताने पर मजबूर कर रहे हो। प्रिया की बात सुनकर वेदांत और वामिका दोनों को गुस्सा आ गया। वामिका भी गुस्से में बोली, एक उल्टे हाथ का दूंगी ना तो मुंह घूम जाएगा, शर्म नहीं आती? पहले तो हमें बस शक था कि तुम सार्थक के आगे पीछे क्यों घूमती हो, और अब तो यकीन भी हो गया कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे कुछ भी करने से सार्थक और सिद्धि का रिश्ता खराब नहीं होगा, समझी? क्योंकि मैं उनके रिश्ते को बांधने के लिए खड़ी हुई हूँ। तुम उन्हें कभी भी अलग नहीं कर पाओगी। प्रिया ने हंसकर कहा, मैं उन्हें अलग नहीं करना चाहती, बल्कि आप दोनों ने दो अपोजिट लोगों को एक साथ जोड़ दिया। इतना कहकर प्रिया वामिका के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ बांध कर बोली, मैं उनका रिश्ता खराब करूंगी, मैं मान लेती हूँ। मैं उनका रिश्ता खराब कर रही हूँ, मान लेती हूँ। मैं सार्थक को सिद्धि से दूर करना चाहती हूँ, मान लेती हूँ। कि मैं जब मंडप से भागी तो मेरे अंदर अक्ल नहीं थी, और जब वापस आई तो मुझे समझ आ गया कि सार्थक जैसा लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता। मान लेती हूँ इन सब की वजह मैं ही हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मैं तो सार्थक की जिंदगी में बाद में आई हूँ ना? सिद्धि तो उसकी जिंदगी में पहले थी, उसके बाद भी उनका रिश्ता बनाने की जगह बिगड़ता हुआ जा रहा है। उनके बाद भी उन दोनों के बीच दूरियां थी, उसके बाद भी वह दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। आप बताइए, इसमें मेरी गलती है या सार्थक की? आपने सार्थक की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जिससे वह कभी प्यार नहीं कर सकता, और आप यह सब का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। चलिए मैं तो खुलकर बोलती हूँ, अगर सिद्धि और सार्थक का डाइवोर्स हो गया तो मैं सार्थक से शादी करूंगी। प्रिया ने इतना ही कहा था कि वेदांत ने उसे हाथ दिखाकर कहा, अगर तुम्हें वामिका ने चाटा मारा तो शायद तुम जिंदा भी बच जाओ, लेकिन अगर मैंने उल्टे हाथ को घुमाकर मारा ना तो सीधा नर्क जाओगी, क्योंकि स्वर्ग जाने वाले तो तुम्हारे कर्म नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पापा को फोन करके उन्हें यहाँ बुलाऊं और उनकी बेइज्जती करूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और आज के बाद सार्थक की तरफ देखना मत। और रही बात कि हमने उसकी शादी किससे की है, किससे नहीं, वह मेरे घर का मामला है, मैं अपने आप सुलझा लूंगा। तुम्हें आकर सार्थक की जिंदगी में आग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आई हो वैसे चली जाओ, समझी? वामिका कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांत ने सुलगती हुई आंखों से कहा, एक और शब्द नहीं। प्रिया, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। वेदांत इतनी जोर से चिल्लाया था कि प्रिया डर गई और चुपचाप वहां से जाने लगी। प्रिया ने रजावत हाउस का गेट ही पार किया था कि पीछे से आवाज आई, वेदांत तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वेदांत ने पलट कर देखा तो शौर्य खड़ा था। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भैया, वह बिल्ली आ गई थी। शौर्य ने वामिका की तरफ देखा तो वह वामिका ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, बहुत बड़ी बिल्ली थी, उसे डांट कर ही भगाना पड़ा। शौर्य ने दोनों को देखा, फिर बोला, ओह अच्छा, मुझे लगा कोई आया है। इतना कहकर वह अंदर चला गया। तीनों अंदर आ गए। उन्होंने सोफे पर देखा जहाँ सार्थक नहीं था। वहीं वामिका और वेदांत ने राहत की सांस ली। वहीं शौर्य ने गुड नाइट बोलकर चला गया। वामिका और वेदांत जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होते हुए सिद्धि के कमरे में गए। उन्होंने देखा तो सिद्धि बेड पर आराम से सो रही थी और सार्थक उसके बराबर में पेट के बल लेटकर सो चुका था। वामिका और वेदांत दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वामिका बोली, उनका रिश्ता बहुत खराब हो चुका है।
वेदांत बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। एक मन करता है कि इन दोनों को डिवोर्स हो जाए तो सही है। वामिका बोली, डिवोर्स सल्यूशन नहीं है। सार्थक के मन की बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धि तो सार्थक से प्यार करती है। वेदांत ने वामिका को देखा और बोला, चलो हम अपने कमरे में जाकर बात करते हैं। इन दोनों में से किसी की आंख खुल गई तो पता नहीं क्या सोचेंगे। इतना कहकर उसने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे लेकर कमरे में आ गया। अगले ही पल वेदांत लेटा हुआ था और वामिका ने अपना सर वेदांत के सीने पर रखा हुआ था। वामिका बोली, सिद्धि ने मुझे बताया और वह जिस हिसाब से बता रही थी, लग रहा था कि वह सार्थक से प्यार करती है। सार्थक की आदत आप जानते हो, वह कोई भी बात खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मुझे लगता है अब हमें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। जब तुमने कहा था कि डिवोर्स होकर रहेगा, तब भी सार्थक चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था कि वह डिवोर्स नहीं देगा, वह डिवोर्स नहीं देना चाहता। इसका तो साफ मतलब यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं वह सिद्धि से प्यार करता है। वामिका अपने में ही बोले जा रही थी, लेकिन वेदांत रिएक्ट नहीं कर रहा था। वामिका ने नजर उठाकर देखा तो वेदांत सो चुका था। आखिर कल रात भी वह ढंग से नहीं सोया। सुबह उठकर उसने बहुत सारा काम किया और जब एक्साइटेड होकर घर आया तो भी वामिका को देखकर उसका मूड खराब हो गया। वामिका ने वेदांत को देखा तो देखती रही। उसने अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था, लेकिन दोनों के 2 साल बहुत मुश्किल से गुजरे थे। वामिका थोड़ा सा ऊपर उठी और उसने वेदांत के गाल पर किस कर दिया और फिर अपना एक हाथ वेदांत के सीने पर रखकर पकड़ बनाने लगी। वहीं वेदांत ने भी नींद में वामिका पर अपनी पकड़ कस दी। वहीं दूसरी तरफ सार्थक नशे में सिद्धि के करीब आ गया। सिद्धि नजर उठाकर सार्थक को अपने करीब महसूस किया तो उसकी आंख खुल गई। उसने पलट कर देखा तो सार्थक सो रहा था, लेकिन उसने ड्रिंक की थी, जिस वजह से सिद्धि को स्मेल आ रही थी। वह कुछ देर तक सार्थक को गुस्से में देखती रही। उसे वह पल याद आ गया जब सार्थक ने उससे डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वह बेड से उठी और जाकर सोफे पर लेट गई, लेकिन उसे बेचैनी हो रही थी। उसने आंख खोलकर सार्थक को देखा तो सार्थक का ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था। सिद्धि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वह उठी और गुस्से में बड़बड़ाती हुई सार्थक के पास आई। उसने सार्थक का ब्लैंकेट अच्छे से कवर कर दिया। वह जैसे ही पलट कर जाने को हुई, वैसे ही सार्थक ने नींद में उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सिद्धि सीधा सार्थक के ऊपर जा गिरी। सार्थक ने बिना आंखें खोले सिद्धि पर अपनी पकड़ बना दी और बोला, आई एम सॉरी सिद्धि, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर सिद्धि हैरान हो गई। उसने सार्थक को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सार्थक की पकड़ बहुत मजबूत थी। सार्थक की इस हरकत पर सिद्धि को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में सार्थक की फिर से आवाज गूंजी, आई लव यू सिद्धि, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सिद्धि हैरानी से सार्थक को देख रही थी। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद उसने अपना सिर सार्थक के सीने पर रख लिया और देखते ही देखते उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह सिद्धि की जब आंख खुली तो वह सार्थक के ऊपर थी। उसने पास रखा हुआ मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। सिद्धि की आंखें एकदम से फैल गई। वह जल्दी से उठने को हुई तो सार्थक की भी आंख खुल गई। उसने सिद्धि को अपने करीब देखा तो गुस्से में बोला, डिवोर्स लेना चाहती हो तो मेरे पास क्या कर रही थी। सिद्धि को गुस्सा आ गया। एक तो कल रात सार्थक ने खुद ही उसे कसकर पकड़ा हुआ था और ऊपर से सुबह उठते ही इल्जाम उस पर लगा रहा था। सिद्धि दांत पीसते हुए बोली, कल नशे में आए थे और खुद ही मुझे पकड़कर सो गए, समझे, अब मुझे कुछ मत कहो। इतना कहकर सिद्धि उठने को हुई, लेकिन उसकी साड़ी का पल्लू सार्थक के नीचे था। उसने जब अपने आंचल में खिंचाव महसूस किया तो पलटकर सार्थक को देखकर बोली, इसे छोड़ दोगे कि नहीं। सार्थक बोला, भड़क क्यों रही हो, छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर सार्थक भी, लेकिन उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और तभी सिद्धि बेड से उठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, अगर पीने का इतना ही शौक है तो घर में ही पी लो ना, बाहर से पीकर क्यों आए हो। सार्थक बोला, तुम्हारी वजह से दिमाग खराब करके रखा है तुमने। सिद्धि बोली, मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है, सिर में दर्द हो रहा है, बकवास मत करो मेरे साथ। सिद्धि दांत पीसते हुए बोली, नहीं कर रही बकवास, डिवोर्स पेपर पर साइन करो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस खोखले रिश्ते से आजाद कर दो। सार्थक बोला, दिमाग से यह बात निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, समझी। अब जाओ यहाँ से, एक गिलास नींबू पानी लेकर आओ। सिद्धि को गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही पल वह वहां से चली गई और सच में एक गिलास नींबू पानी लेकर आई। तब तक सार्थक अपना सिर पकड़े बैठा रहा। सिद्धि ने पानी का गिलास सार्थक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, या लो पी लो पानी। सार्थक ने गर्दन उठाकर सिद्धि को देखा तो सिद्धि गुस्से में सार्थक को ही देख रही थी, लेकिन सार्थक को बड़ा अजीब लगा। इतना गुस्सा होने के बाद भी, डिवोर्स मांगने के बाद भी उसने उसे पानी लाने के लिए कहा तो
वह गुस्से में जाकर नींबू पानी लेकर आ गई। सार्थक ने पानी का गिलास पकड़ लिया और उसे गट गट करके पीने लगा। पूरा पानी पीने के बाद उसने गिलास सिद्धि की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धि ने भी पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, बहुत हो गया सार्थक, अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मेहरबानी करके मुझे डिवोर्स दे दो। सार्थक जो अब तक शांत था, सिद्धि की डिवोर्स की बात सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर डिवोर्स करना था तो कल रात मेरे इतना करीब क्यों आई थी। सिद्धि को गुस्सा आ गया। वह भी चिल्लाते हुए बोली, कहा ना कल रात तुम पीकर आए थे, तुमने मुझे जबरदस्ती अपने ऊपर लिटाया, नींद में ही पकड़कर सो गए, और तो और मुझसे माफी भी मांग रहे थे, आई लव यू भी कह रहे थे। सार्थक ने एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, आई लव यू कहूंगा, वह भी तुमसे? शक्ल देखिए। सिद्धि ने भी गुस्से में कहा, हाँ देखिए, जानती हूँ अच्छी नहीं है, तभी तो उस प्रिया के आगे पीछे घूमते हो। सिद्धि बोली, मुझे तुमसे अब किसी चीज की उम्मीद नहीं है, मुझे डिवोर्स दे दो और फिर प्रिया के साथ जो करना है करो। सार्थक गुस्से में बोला, तुम थोड़ी भी शर्म नहीं आती तुमको डिवोर्स मांगते हुए। और तभी दरवाजे से वेदांत की आवाज आई, क्यों आएगी शर्म, तुझे शर्म आएगी तो कल रात भी पी के आया था, प्रिया के साथ आया था। यह सुनकर सिद्धि हैरान हो गई और उसकी आंखों में अचानक से पानी आ गया। शायद कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि उसका और सार्थक का रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन जब जब प्रिया का नाम आता था तब तब सिद्धि की उम्मीद टूट जाती थी। वह नम आंखों से वेदांत को देखकर बोली, अच्छा तो कल भी प्रिया छोड़ने आई थी। वामिका भी वेदांत के पीछे खड़ी थी। वह अंदर आई और सार्थक को देखकर बोली, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। सार्थक ने कुछ नहीं कहा और इतने में वेदांत बोला, हाँ बताओ क्यों आएगी इसे डिवोर्स मांगते हुए शर्म, तुम्हें शर्म आती है प्रिया के साथ घूमते हुए, उससे बात करते हुए, उसके साथ क्लब में पार्टी करते हुए। सार्थक बोला, मैं प्रिया से प्यार नहीं करता और ना ही मैं उसके आगे पीछे घूमता हूँ, वह तो मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। सार्थक की बात सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया। वह बोला, अच्छा वह तुम्हारे आगे पीछे घूमती है और तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। सार्थक तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती? तुम्हारी बीवी तुम्हारा घर पर इंतजार करती और तुम हो कि प्रिया के साथ पार्टी में ड्रिंक कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक बार नहीं सोचा शौर्य भाई को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? एक बार नहीं सोचा सांझ भाभी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? तुमने अपनी मर्जी से सिद्धि से शादी की थी, तो अब इस रिश्ते को निभाने में प्रॉब्लम क्या है? सार्थक बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मुझसे डिवोर्स मांग रही है। सिद्धि ने अपना सिर पकड़ लिया और जाकर गुस्से में सोफे पर बैठ गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, तो क्या चाहते हो, मैं अपने सौतन को एक्सेप्ट कर लूं? सार्थक को भी गुस्सा आया। उसने भी सिद्धि को देखकर गुस्से में कहा, तुम्हारे दिमाग में तो बकवास है, गंध भरी हुई है, मेरे दिमाग में नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ, वह मिस्टर भाटिया की बेटी है, बस इसीलिए उसे झेलता हूँ, वरना मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, समझी तुम? इतना कहकर वह गुस्से में वॉशरूम में जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गया। उसने हल्का सा पलटकर सिद्धि को देखा और बोला, अपने दिमाग से यह बात तो निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। डिवोर्स तो दूंगा नहीं। इतना कहकर वह वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। सिद्धि की आंखों में पानी देखकर वेदांत बोला, तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता, मैं डिवोर्स पेपर बनवा दूंगा, तुम अगर डिवोर्स चाहती हो तो डिवोर्स ही होगा। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने पलकें झपकाई। वामिका समझ गई कि वेदांत फिलहाल स्थिति को हैंडल करने के लिए यह सब बोल रहा है। इतना कहकर वेदांत ने सिद्धि को ना रोने का इशारा किया और तभी वॉशरूम से सार्थक की आवाज आई, मैं नहीं देने वाला डिवोर्स। वेदांत भी हल्के गुस्से में बोला, तुम्हारा तो बाप भी डिवोर्स देगा। वॉशरूम से फिर से आवाज आई, तो जाकर बाप का ही डिवोर्स करवा दो, क्योंकि मैं तो डिवोर्स देने वाला नहीं और तुम जानते हो कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। वेदांत को गुस्सा आ रहा था। वह जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने सिद्धि को देखकर इशारों में ही कहा कि मैं करवा दूंगा डिवोर्स। इतना कहकर वह वामिका के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही वॉशरूम का दरवाजा खुला। उसमें से सार्थक बाहर आया। सार्थक के बाल गीले थे। वह गीले बालों को तौलिए से पोंछता हुआ सिद्धि के पास गया। सिद्धि अब भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, आंखों में आंसू थे, बाल बिखरे हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि इस वक्त वह कितने दर्द से गुजर रही है, जबकि सार्थक उसे देखकर तो नहीं लग रहा था कि उसे डिवोर्स होने का दुख है। सार्थक सिद्धि के पास आया और उसके ऊपर झुककर अपने बालों में हाथ फेरने लगा, जिस वजह से सार्थक के बालों का जो पानी था वह सिद्धि के ऊपर गिर गया। सिद्धि ने कसकर आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, मेरे साथ
वह सब क्यों किया? सार्थक बोला, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? सिद्धि ने अपनी आंखें खोली और भरे गले से बोली, जब प्रिया से प्यार करते थे तो मेरे करीब क्यों आया? सार्थक ने सिद्धि की आंखों में देखकर बड़े प्यार से कहा, मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वह फिर से भरे गले से बोली, समझते तो सब कुछ हो, बस मेरे मुंह से सुनना है। सार्थक बोला, जब जानती हो तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती? और वैसे भी मैं अकेला तुम्हारे करीब नहीं गया था, तुम भी तो गई थी। समझ गई? सिद्धि बोली, तुमने मेरा फायदा उठाया। सार्थक ने कहा, 2 साल से हम एक ही कमरे में हैं, फायदा उठाना होता तो बहुत पहले उठा लेता। तुम्हें पटाया ना मनाया, तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार तुम्हें मुस्कुराकर देखता और तुम रेडी हो जाती। यह बात दिमाग से निकाल दो कि सारी गलती मेरी थी। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वामिका और वेदांत अपने कमरे में मौजूद थे। वामिका बोली, डिवोर्स पेपर बनवाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वेदांत बोला, उसे शांत कराने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। देखा ना तुमने कैसी हालत हो गई है उसकी, तुम फिक्र मत करो, मैं सार्थक से बात करूंगा। वामिका बोली, बात करने से वह नहीं समझेगी। वेदांत बोला, हाँ हाँ समझ गया, उसके गाल पर 2 चांटे भी मारने हैं, चाटा खाकर ही समझेगा। वेदांत ने इतना ही कहा था कि सार्थक उसके कमरे में आया और वेदांत के बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मेरे डिवोर्स के पीछे क्यों पड़ा है? वेदांत ने कहा, तो तू क्या चाहता है? वह घुट घुट कर मर जाए। प्रिया को तो तू छोड़ नहीं सकता, सिद्धि को तू अपना नहीं सकता, तू चाहता क्या है? घर वाली बाहर वाली खेलना है? सार्थक बोला, मैं सबको बोल बोल कर थक गया हूँ, मेरा और प्रिया का कुछ नहीं है, उसके बाद भी सब मुझे ही गुनहगार ठहरा रहे हैं। सिद्धि को जाकर कोई नहीं समझाता। वेदांत बोला, सीरियसली तुझे गुनहगार ठहरा रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बता, पिछले 2 सालों से तेरे और सिद्धि के बीच में दूरियां क्यों हैं? यह सुनकर सार्थक खुश हो गया। फिर उसने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, तुम्हें यह बात किसने बताई? वेदांत को गुस्सा आ गया और उसने सार्थक की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुम प्रिया को झेल रहे हो, फिर भी तुम्हारी पर्सनल बात प्रिया को पता है? हम इस घर में रहते हैं, हमें नहीं पता कि तेरे और सिद्धि के बीच में दूरियां हैं, लेकिन उस लड़की को पता है कि तेरे और उसके बीच में दूरियां थी, दूरियां हैं। सार्थक बोला, लेकिन अब नहीं है। यह सुनकर वेदांत और वामिका दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों ही समझ गए थे कि सार्थक और सिद्धि के बीच की दूरी खत्म हो गई है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।